आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन को और इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर हाइड्रोजन से कुछ भी पूछा जाता है तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए जिससे कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो चलिए करते हैं शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। यानी हाइड्रोजन की अगर खोज के लिए आता है कि भाई कब हुई, तो 1766 में। और किसके द्वारा हुई थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि अम्लों में कौन अनिवार्य रूप से पाया जाता है, कौन सा तत्व या कौन सी अधातु, क्योंकि एक अधातु है। तो कौन पाया जाता है अम्लों में, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, यानी पहला तत्व है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। देखिए प्रतीक तो इसका H ही होता है और जो परमाणु संख्या है कितनी होती है, 1 होती है। और ये क्या है, आवर्त सारणी का पहला तत्व है, यानी पहला एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल का। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। अगर बात करें परमाणु द्रव्यमान की तो ये 1.008 होता है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है, क्योंकि देखिए इसका जो द्रव्यमान है सबसे कम है, तो ये सबसे हल्का होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। यह s विलोक का तत्व है, क्योंकि देखिए 1s1, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या सिर्फ 1 होती है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। और क्योंकि 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो ये s विलोक का तत्व है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में हाइड्रोजन का 9वां स्थान है, यानी इसकी जो मात्रा है वो कौन सी पोजीशन पर आती है, 9वें स्थान पर आता है। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, यानी इसके जो नाभिक है सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रोटॉन पाया जाता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि आवर्त सारणी का कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है। तो कौन है ये, हाइड्रोजन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के निर्माण की विधि, यानी किस तरह से बनता है। मैंने रिएक्शन भी यहाँ पर आपको इंक्लूड कर दी है। तो लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करने से, अब देखिए लोहा होता है आयरन यानी Fe। उसके बाद भाप क्या होती है, देखिए जल की होती है तो वो जली होता है, तो 4H2O। अब यहाँ पर मैंने 3 और 4 क्यों लिए हैं बाद में बताऊँगा, समीकरण संतुलित करने के लिए लिए हैं। तो ये हो जाएगा FeO4 + H2, यानी ये क्या होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकाल दी जाती है इस तरह से। यानी लाल तप्त लोहा, यानी लाल जो गर्म लोहा होता है उस पर जब भाप प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन गैस क्या यहाँ से निकल जाती है। उसके बाद है हाइड्रोलिथ की जल से प्रतिक्रिया करने पर। अब हाइड्रोलिथ होता है CaH2, इसकी जब जल से प्रतिक्रिया होती है यानी 2H2O, तो क्या बनता है CaOH, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम की जल के साथ प्रतिक्रिया से, सोडियम होता है Na, इसकी जल के साथ रिएक्शन होगी 2H2O, तो ये हो जाएगा 2NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये रिएक्शंस है जिस तरह से हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जाती है। अब नेक्स्ट है तेलों का हाइड्रोजनीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यानी तेलों के हाइड्रोजनीकरण से। तो ये क्या है कि उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिणत कर देता है। इस क्रिया का, यानी इस क्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का। और क्वेश्चन आता है कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी इसमें इस प्रोसेस में जो उत्प्रेरक होता है वो कौन सा होता है, तो निकेल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्प्रेरक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है तो ये निकेल होता है। उसके बाद है हाइड्रोजन का अधिशोषण। पैलेडियम जैसी कुछ धातुओं के महीन चूर्ण द्वारा हाइड्रोजन गैस शीघ्रता से अवशोषित कर ली जाती है और धातु को गर्म करने पर अवशोषित गैस क्या है, पुनः बाहर निकल जाती है, और इसी के कहते हैं हाइड्रोजन का अधिशोषण कहते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन
बनने की चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण से उत्प्रेरक होता है निकेल, और हाइड्रोजनीकरण में यानी वनस्पति तेलों से घी बनाने में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोजन का, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के उपयोग। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी द्रव हाइड्रोजन का जो उपयोग है वो रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन का अन्य गैसों के साथ मिश्रित करके ईंधन के रूप में प्रयोग किया, जैसे मैंने आपको बताया है। यानी हाइड्रोजन को अन्य गैसों के साथ मिश्रण बनाकर भी, मिश्रित करके भी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ईंधन का ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो उपयोग है रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया का जो निष्कर्षण यानी अमोनिया को जो प्राप्त किया जाता है कौन सी विधि से? हैबर। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि वनस्पति घी के निर्माण में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोजन का। और उत्प्रेरक क्या होता है यहाँ पर? निकेल होता है। गैसोलीन के उत्पादन में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का उपयोग 2800 डिग्री सेल्सियस पर धातुओं को काटने तथा जोड़ने में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रूप। तो सबसे पहले है नवजात हाइड्रोजन, इसके बारे में जानेंगे ये क्या होती है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी यौगिक से तुरंत निकली हुई हाइड्रोजन गैस को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। यानी रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी यौगिक से तुरंत निकली हुई हाइड्रोजन गैस को क्या कहते हैं? नवजात हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ये क्या होती है? आणविक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है। उसके बाद है परमाणविक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अणु के विघटन से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन को परमाणविक हाइड्रोजन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन अणु के विघटन से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन को परमाणविक हाइड्रोजन कहते हैं। उसके बाद है आर्थो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वह रूप जिसमें हाइड्रोजन अणु के परमाणुओं के नाभिक एक ही दिशा में चक्रण करते हैं। यानी क्या होता है? आर्थो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वह रूप होता है जिसमें जो हाइड्रोजन अणु के परमाणु होते हैं, यानी हाइड्रोजन जो अणु होते हैं इसके जो परमाणु होते हैं वो नाभिक के एक ही दिशा में चक्रण करते हैं, चाहे किसी भी दिशा में करें, एक ही दिशा में करते हैं। अब है पारा हाइड्रोजन। तो पारा हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का वह रूप जिसमें हाइड्रोजन अणु के दोनों परमाणुओं के क्या है? नाभिक एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। आर्थो में सिर्फ एक ही दिशा में, इसमें विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं, पारा हाइड्रोजन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। इसकी जो होता है 1H1, 1H2 और ये 1H3। यानी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान भी 1। इसकी परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान 2, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान इसका होता है 3। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटियम को, यानी 1H1। इसकी परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होती है। यानी परमाणु संख्या और द्रव्यमान जो होता है परमाणु वो इसका 1 ही होता है। ड्यूटोरियम, ड्यूटोरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान 2 होता है। ड्यूटोरियम को क्या कहा जाता है? भारी हाइड्रोजन। इसकी परमाणु संख्या तो 1 और द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ड्यूटोरियम की खोज 1931 में की गई थी। कब? 1931 में। यूरे, व्रिकवेड तथा मर्फी नामक वैज्ञानिकों ने ड्यूटोरियम की खोज की थी। यानी यूरे, व्रिकवेड और मर्फी। और कब की थी? 1931 में। ड्यूटोरियम का उपयोग कार्बनिक प्रतिक्रियाओं की गतिविधि समझने में तथा नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में बमबारी के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राइटियम, यानी 1H3। यह हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। यह एक बीटा उत्सर्जक है। इसकी परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 3 होती है। उसके बाद है भारी जल, इम्पोर्टेंट है, आ जाता है। तो ड्यूटोरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। इसका अणुभार 20 होता है। देखिए अणुभार ध्यान रखना है आपको, भारी जल का कितना होता है? 20 होता है। इसे D2O भी लिखा जाता है, D2O भी इसको लिखा जाता है।
साधारण जल के 5000 भाग में 1 भाग जो होता है वो भारी जल का होता है। भारी जल का उपयोग यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, और भारी जल को भारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। यानी भारी जल को भारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो साधारण जो नॉर्मल वाटर होता है उससे अधिक होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज 1818 में थिनार्ड ने की थी। थिनार्ड ने वेरियम परऑक्साइड पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्राप्त किया और उसका नाम ऑक्सीनेटेड वाटर रखा गया। और यह भी बताया गया कि इसका जो अणुसूत्र होगा वो H2O2 होगा, यानी H2O2। यह फीका, नीला, गंधहीन और गाढ़ा द्रव होता है। यह रेशम, ऊन, बाल, तिनके, हाथी के दांत आदि कोमल वस्तुओं के व्यंजन में प्रयुक्त किया जाता है। कौन? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका उपयोग बालों के ब्लीचिंग में होता है। इसका उपयोग पुराने तेल चित्रों को चमकदार बनाने में तथा उसके रंग को पुनः उभारने के लिए किया जाता है। ये उपयोग इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पुराने तेल चित्र होते हैं इनको चमकदार बनाने और रंग को दोबारा उभारने के लिए किसका उपयोग होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। यह रॉकेट, पनडुब्बियों और तारपीडों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, हमने हाइड्रोजन से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक जाने हैं इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपना फीडबैक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।